Hello and welcome to IYF Education, an initiative by Indian Youth Foundation. सो गाइज स्वागत है आपका फिर से इंडियन यूथ फाउंडेशन के चैनल पे। सो गाइज हम शीत युद्ध का जो चैप्टर है बाकी का आगे हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपना प्रभाव बढ़ाने में तुली हुई थी। जो दो महाशक्तियां थी अमेरिका और सोवियत संघ, वो निरंतर प्रयास में लगी रहती थी कि किस तरीके से विश्व पर उनकी पकड़ हो, उनकी पावर, उनकी शक्ति निरंतर बढ़ती रहे, जिसके कारण उन्होंने विश्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया को दो खेमों में बांट दिया। उन्होंने विश्व अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों के साथ सैन्य गठबंधनों को मंजूरी दी। जैसे सबसे पहले जो विभाजन था वो पश्चिमी यूरोप में हमें देखने को मिलता है। 1949 में पश्चिमी यूरोप के देशों ने अपने आप को एक नाटो के रूप में संगठित किया और उसकी अगुवाई जिसकी अगुवाई अमेरिका द्वारा की गई थी। और उसी के तत्पश्चात 1955 में नाटो के प्रभाव को रोकने के लिए वार्सा पैक्ट बनाया गया, जिसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की और इसे पूर्वी गठबंधन के नाम से भी जाना जाता है। नाटो के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे थोड़ा कि नाटो क्या था। नाटो की स्थापना 1949 में हुई। इसका पूरा नाम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। नाटो में 12 देश शामिल हैं और यूरोप के इन देशों में किसी भी एक पर हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। यानी कि अगर किसी भी यूरोप के 12 में से किसी भी एक देश पर हमला होता है सोवियत संघ या साम्यवादी के देशों द्वारा, तो संपूर्ण 12 के 12 देश उसे अपने ऊपर हमला मानेंगे और उसका जवाब उसको देंगे। नाटो में शामिल सभी देश एक दूसरे की मदद करेंगे। और यानी कि नाटो में जितने भी जो 12 देश शामिल हैं वो सभी देश एक दूसरे की मदद हमेशा करेंगे और लोकतंत्र को बढ़ावा देंगे। इसी के विपरीत वार्सा पैक्ट क्या है। वार्सा पैक्ट, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसकी अगुवाई सोवियत संघ करता है। इसका मुख्य काम क्या है वार्सा पैक्ट का, कि नाटो में शामिल देशों का यूरोप में ही मुकाबला करना। और इसके साथ साथ नाटो और वार्सा पैक्ट के अलावा भी कई ऐसे सैन्य संगठन अमेरिका ने बनाए थे, जिसका नाम है सीटो और सेंटो। सीटो की फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियाई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको उन्होंने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, और दूसरा है सेंट्रल ईस्ट नेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन, और पूर्व संधि संगठन, जो इन्होंने अरब के देशों के साथ और मध्य एशियाई देशों के साथ संधि इन्होंने की थी। हाँ, तो अब जो क्वेश्चन है वो है छोटे देश महाशक्तियों के गुट में शामिल क्यों होते थे। जो छोटे छोटे देश थे या महाशक्तियां थी वो छोटे देशों को अपने गुटों में शामिल क्यों करती थी। उनका रीज़न है कि महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए। अब क्या होता है कि कई छोटे छोटे देशों के पास कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं जो आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे तेल के संसाधन, तेल हो गए, और भी खनिज संसाधन हो गए, जो उनके आर्थिक और अन्य गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। भू क्षेत्र जैसे वहाँ पे सैनिक ठिकाने के लिए या सैनिक संचालन के लिए, जैसे किसी की जासूसी करने के लिए, जैसे क्यूबा में किया गया था। क्यूबा को एक सैनिक ठिकाने छावनी बनाने के तौर पे उसका इस्तेमाल किया गया था। सैनिक ठिकाने लगाने के लिए, सैनिक ठिकाने यानी कि अगर कहीं किसी से युद्ध हो जाए या किसी से दुश्मनी हो तो हम अपने सैनिक वहाँ पे छोड़ सकते हैं, जिस तरीके से अमेरिका निरंतर पाकिस्तान में अपनी छावनी या सैन्य अभियान चलाता रहता है। चौथा है आर्थिक मदद के लिए। आर्थिक मदद से कहने का मतलब है अगर उसके पास कोई वित्तीय सहायता अगर उसको चाहिए तो वो उस देश से आर्थिक मदद ले सकता है। अब जो अगला टॉपिक है वो है शीत युद्ध के दायरे। तो शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए और कई बार खूनी युद्ध भी हुए, परंतु कभी इन युद्धों के कारण तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। यानी शीत युद्ध के जो दायरे हैं, कहने का मतलब है शीत युद्ध के दौरान जितने भी संकट आए, जितनी भी घटनाएं घटी, उन्होंने कभी व्यापक रूप धारण करके कभी उसको तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील नहीं किया। इसीलिए हम इसको कहते हैं शीत युद्ध के दायरे। यानी शीत युद्ध जो था वो काफ़ी सीमित था। उसने कभी भी अपना शीत युद्ध के दौरान हुई घटनाएं कभी भी व्यापक रूप उन्होंने धारण नहीं किया। तो शीत युद्ध के दायरे में कभी कौन कौन सी संकट आए, जैसे सबसे पहले आया था क्यूबा संकट। सीरियल वाइज तो नहीं खैर,
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्यूबा संकट जो 1962 में हुआ, फिर कांगो संकट जो 1960 में हुआ, अफगान संकट 1979 में हुआ, वियतनाम संकट 1975 में हुआ, बर्लिन संकट 1958 में हुआ और कोरियाई संकट जो 1953 में हुआ। यानी कि ये सभी के सभी जो संकट थे, ये इन सभी में दोनों महाशक्तियों की खींचतान और या उन दोनों का हस्तक्षेप इन देशों में या इन जगहों पर देखने को मिलता है। लेकिन इन जगह जो इनके बीच जो संघर्ष हुए महाशक्तियों के बीच, वो कभी भी ज़्यादा व्यापक नहीं हुए। ना तो इन युद्धों ने कभी तीसरा विश्व युद्ध का दौर लिया और ना ही ये युद्ध इतने व्यापक हो पाए। तो अब हम पढ़ेंगे गुटनिरपेक्ष का अर्थ। तो गुटनिरपेक्ष का अर्थ होता है किसी भी गुट में शामिल ना होना, गुटनिरपेक्ष कहलाता है। और यह आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्राजो टीटो और इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्नो एवं घाना के क्वामे एनक्रुमा ने आरंभ किया था। अब इसकी स्थापना जो हुई थी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुई थी और 2012 तक इसमें 120 सदस्य हो चुके थे। अब देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन था क्या। शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियों के तनाव के बीच एक नए आंदोलन ने जन्म लिया जो दो ध्रुवीयता में बट रहे देशों को अपने को अलग रखने के लिए था, जिसका उद्देश्य विश्व शांति था। यानी कि शीत युद्ध के दौरान जो विश्व जो था वो दो गुटों में बट रहा था, जिससे शीत युद्ध का प्रभाव और अधिक बढ़ रहा था। उन शीत युद्ध के प्रभावों को कम करने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया गया और इस आंदोलन का नाम था गुट निरपेक्ष पड़ा। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था? महाशक्तियों के गुटों में शामिल ना होने का आंदोलन था, परंतु ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने आप को अलग थलग नहीं रखता था, अपितु इन्हें अपनी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सरोकार रखता था। यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था वो महाशक्तियों के गुटों से अलग होने को समर्थन करता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वो अपनी एक अलग या स्वतंत्र पहचान बनाने की बात रखता था। अब हम पढ़ेंगे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। इसकी स्थापना प्रमुख देश उद्देश्य वर्तमान भेदभावपूर्ण आर्थिक संबंधों का निर्धारण नए सिरे से करना है। यानी कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समर्थक देशों का मानना है कि विकसित और विकासशील देशों में जो गहरी आर्थिक समानता है उसको कम करना। ठीक है, यानी नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विकासशील और विकसित देशों के बीच जो आर्थिक असमानता थी उनको धीरे धीरे या उनको पूर्णतः खत्म करने की इसमें बात को समर्थन किया गया था। इसके लिए विकासशील देशों ने नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना के बारे में कुछ सिद्धांत बनाए हैं जो इस प्रकार है कि अल्प विकसित देशों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण। यानी कि अल्प विकसित देश जो पहले विकसित देश जो प्राकृतिक संसाधन विकसित देशों के नियंत्रण में आते थे, अब वो अल्प विकसित देशों का सीधा नियंत्रण अपने संसाधनों पर होगा। अल्प विकसित देशों की पहुंच विकसित देशों के बाजारों तक पहुंच यानी कि अब अल्प विकसित देशों के प्रोडक्ट उत्पादित सामान भी विकसित देशों के बाजारों तक पहुंच सकते हैं, ताकि वो बाजारों मतलब विकसित देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करें और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। प्रौद्योगिकी की लागत को कम करना, यानी विकसित देशों द्वारा प्रदान कराई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत को कम करना, जिससे वह अपनी और प्रौद्योगिकी की लागत को कम करना जिससे वह अपना विकास संपूर्ण रूप से कर सके। IYF एजुकेशन इंडियन यूथ फाउंडेशन का इनिशिएटिव है। इंडियन यूथ फाउंडेशन ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करता है। सो गाइस, आप लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं #द इंडियन यूथ फाउंडेशन। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और प्रेस द बेल आइकन और share with your friends, classmates our video.